साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करूंगा और उसके पहले मैं अपने सभी साथियों से जो कि अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन से जुड़े हुए हैं उनका आह्वान करता हूं कि यह एक अत्यंत ही प्यारा अवसर है। इस अवसर में आपको ना तो कोई धन खर्च करना है, ना आप कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना आप किसी का घेराव कर रहे हैं, ना जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप किसी कानून का भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको ना कोई इसमें दिक्कत है, ना कोई जोखम है, ना आपके खीसे से 5 पैसे जा रहे हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। आज के वर्तमान अवसर में राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दुष्टतापूर्वक षड्यंत्रपूर्वक हमें गुमराह किया है। अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम 5 प्रण लिए हैं और जिसमें दूसरा प्रण है आज़ादी के हर अंश से मुक्ति। मैं जो अब तक समझ पाया हूँ उनका आशय है कि गुलामी की वो निशानियाँ जिसमें कि आक्रमणकारियों आतताइयों के नाम पर दुष्टतापूर्वक रोड्स के नाम रखे गए हैं, शहरों के नाम रखे गए हैं, रेलवे स्टेशन के नाम रखे गए हैं। संभवतः ऐसी चीज़ों को निशानी माना गया है। मेरा ऐसा सोचना है कि हमारी सबसे बड़ी गुलामी जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए नियम कानून बनाए थे, उन नियम कानूनों को हमारे ऊपर थोपना और समय समय पर संशोधन करके जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए प्रशासकीय व्यवस्था बनाई थी, जो कि अपारदर्शी थी, जो कि लॉर्डशिप कॉन्सेप्ट के साथ थी, जो निर्णय ले ना ले, गलत निर्णय ले, भ्रष्टाचार करके गलत निर्णय ले, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को जिसमें कि पुलिस, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी आती है, उसको और अधिक पावर देकर हमें और बड़ा गुलाम बना दिया है। इस षड्यंत्रकारी राजसत्ता ने ऐसा नियम कानून बनाया है जिसको हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के नाम से जानते हैं, जिसके तहत आपके गुलामों से तो ये लोग, आपके वोट से तो ये लोग जीतते हैं, लेकिन ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। यह अत्यंत ही लज्जा और शर्म की विषय है कि यह पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। इनमें से हर कोई अत्यंत ही डरा हुआ प्राणी है। उसकी प्लेट में जो भी टुकड़े आ गए हैं, उसे इस बात का डर सताता रहता है कि कोई उनको वापस ना उठा ले। इस डर से ग्रसित यह लोग जो है, जिनके वोट से चुने जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और हर समय पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना ठप्पा अपने माथे पर लगाकर घूमते हैं। यह भी अत्यंत ही विडम्बना और शर्म का विषय है कि हमारे इन राजसत्ता में बैठे लोगों ने गलत लोगों को टिकट दिए हैं। जो लोग इनको ज़्यादा पैसा देते हैं उनको ये टिकट दे देते हैं। अपने बड़े नेताओं के बच्चों को, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, जीरो एक्सपीरियंस वालों को ये टिकट भी देते हैं और जीतने पर उन्हें मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाते हैं। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जिन्हें अब लगता है कि उस पार्टी में रह के उन्हें अब सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है, ऐसे दल बदलू लोगों को यह राजसत्ता में बैठे लोग अपने मंच पर बिठाते हैं, उन्हें शॉल पहनाते हैं, नारियल देते हैं और उन्हें टिकट
टिकट भी देते हैं, मंत्री पद भी देते हैं, और यदि सरकार बनने बिगड़ने की स्थिति है तो उन्हें भर भर के पैसे भी देते हैं। यह जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं। जाति और धर्म के आधार पर यदि सोच रिप्रेजेंटेशन की है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनकी सोच है कि जाति और धर्म के आधार पर यह गलत लोगों को, जो अयोग्य लोग हैं, ऐसे लोगों को, अपराधी तत्वों को, ऐसे लोगों को टिकट बांटते हैं। तो 5वीं कैटेगरी में शुद्ध अपराधियों को टिकट बांटते हैं। ये अत्यंत ही लज्जा और शर्म की बात है कि जो अभी हमारा पार्लियामेंट सेशन में है 2019 से 2024 का, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अपने एफिडेविट के अनुसार 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29% जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, जैसे हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, रेप आदि, बलात्कार आदि। क्या 137 करोड़ जनता के इस देश में इन राजनेताओं को अपराधी ही मिलते हैं? यह अत्यंत ही लज्जा का विषय है। फिर ये गलत नीतियां अपनाकर यह जो है षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत जीतते हैं। इन सब लोगों ने अपनी आईटी कंपनियां, आईटी सेल बना दिए हैं। ये आईटी सेल का काम है कि इनके छोटे मोटे कामों को महिमा मंडित किया जाए, उनकी लाइन को बड़ा किया जाए। अपोजिट पार्टी और जो दूसरे लोग हैं उनकी छोटी मोटी खामियों को पकड़ा जाए, उसको जो है उनकी जो छोटी मोटी खामियां हैं उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके उनकी लाइन को छोटा किया जाए। ये आईटी सेल का दूसरा काम यह भी है कि ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी साख बनाई है, जिनकी व्यूअरशिप लाखों और करोड़ों में पहुंच गई है, उन्हें अपने पेरोल में लाकर उनका उपयोग करना, उनसे अवेयरनेस के नाम पर, उनके अवेयरनेस के नाम पर उनसे जो है एक ऐसा जो है भय पैदा कराना और उस भय को जो है वोट बैंक में कन्वर्ट करना, वोटों में कन्वर्ट करने की इनकी कुछ चाल होती है। आप यह सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आज में पेड न्यूज़ छपवाते हैं। पहले हम अपने नेताओं को सुनने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाकर उन्हें बड़े ध्यान से सुनते थे। अब जो है ये आम सभाएं भी पेड आम सभाएं हो गई हैं। लोगों को इकट्ठा करने के लिए बसें लगाई जाती हैं, लॉरी लगाई जाती हैं, उनके लिए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की जाती है और ऊपर से 500-500 रुपये भी दिए जाते हैं। और जो लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें ना नेता से कुछ लेना देना होता है, ना वो वहाँ के वोटर्स होते हैं। ये शुद्ध भीड़ जो है एक पेड आम सभा का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इसी तरीके से पेड सर्वे होते हैं और उन पेड सर्वे में होते हैं और उन पेड सर्वे के माध्यम से ये एक ऐसी हवा बनाते हैं जिससे यह लगता है, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तो जिससे ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की हवा है और उस हवा को वो ज़मीन पे इनकैश करके राजनीतिक लाभ लेते हैं। फिर ये फ्री भी बांटते हैं, ये दारू बांटते हैं, ये साड़ी बांटते हैं। इस प्रकार ये छद्म तरीके से जीतते हैं। और तो कैंडिडेट योग्य नहीं है, कैंडिडेट अपराधी हैं, इनके नेताओं के बच्चे हैं और जो कार्यकर्ता इनके साथ वर्षों से लगे हुए हैं
उनके इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करके ये सब कार्रवाई करते हैं। तो क्या अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम कानून जो आपके थुपे हुए हैं, क्या जो प्रशासनिक व्यवस्था जो कि पूर्णतः अपारदर्शी है, लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट के साथ है, और उसको और अधिक अधिकार देके आपको बड़ा गुलाम बना दिया गया है, और ये अत्यंत ही लज्जा शर्म और उसका विषय है कि इन्होंने जो राजसत्ता में लोगों को, गलत लोगों को टिकट देके छद्म नीतियों से उन्हें जिताकर हमारे ऊपर थोपा है, और चुनाव में वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जिस दिन जीतते हैं उसी दिन से वह जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। आज जो भ्रष्टाचार का दानव हमारे सामने खड़ा है, उसकी गंगा जो है इन राजनेताओं से प्रभावित हो रही है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा मॉडल के माध्यम से जुड़िए। आपको ना कोई नियम तोड़ना है, ना कोई कानून तोड़ना है, ना कोई कंडक्ट रूल तोड़ना है। इसमें सभी शासकीय अशासकीय व्यक्ति जुड़ सकते हैं। इसमें मात्र जो है आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ना है, जो आपके शहर के हैं, आपके गांव के हैं, आपके मोहल्ले के हैं, आपके पड़ोस के गांव के हैं, अन्य कस्बों के हैं, इवन जो NRIs हैं उनको जोड़िए। और जिन लोगों को आप जोड़ेंगे उसके लिए आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, और ये जो व्यक्ति के पास अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वही हमारे चंद्रगुप्त होंगे। आओ हम सब मिलकर अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करें, और हम सही मायने में इन चंद्रगुप्तों को अपने युवाओं में खोजें, इन चंद्रगुप्तों को नरेंद्र नारायणों में खोजें, इन चंद्रगुप्तों को हम अपने वरिष्ठ नागरिकों में खोजें। क्योंकि जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को महिमा मंडित करके रखा है, जो आपको अपने आप को विद्वान कहते हैं, ये विद्वान लोग छद्म लोग हैं। ये अकल से तो विद्वान हैं, लेकिन नीयत से अत्यंत घटिया स्वार्थी लोग हैं। यह हमेशा अपने लाभ के लिए जीते हैं। चूँकि ये वर्तमान व्यवस्था में खूब धन कमा पा रहे हैं, तो इस व्यवस्था को बदलना इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हमारे लिए ये पत्थर तुल्य हैं। आज की हमारी व्यवस्थाओं ने लोगों पर बहुत अत्याचार किया है, क्योंकि कांग्रेस ने राजाओं को, सामंतों को, जमींदारों को, जिनका दबदबा था, बाहुबली था, उनको टिकट दिया, और उनके जो है उस प्रभाव का उपयोग करके वो सत्ता में काबिज रहे। इसके बाद के जो है राजनीतिक दलों ने भी इसी फार्मूले का यूज किया, और वो सत्ता में बने रहने के काबिज रहे। तो बहुत सारे लोगों के विरुद्ध इन बाहुबलियों ने गलत मुकदमे कायम कराए, और वो उनको जो है, चूँकि उनके पास धन नहीं था, उनकी बेल नहीं हो पाई, बिना अपराध किए वो जेल में सड़ के बाहर आ गए हैं। आज उनको लगता है कि इस सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था के रहते हुए इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, लिहाजा वो निष्क्रिय होकर पत्थर हो गए हैं। आज यदि आप इन पत्थरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके अनुभव इतने खराब हैं कि वो कभी भी जुड़ने के लिए सहसा उनको विश्वास ही नहीं होगा। लिहाजा कुछ समय के लिए पत्थर 1 और पत्थर 2 दोनों को कुछ समय के लिए उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। आगे जाकर ये दोनों पत्थर ऊर्जाकृत भी होंगे और जुड़ेंगे भी। और कबीरदास जी का जो दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि आप कृपया अपने मोहल्ले में, अपने उनके लोगों से हमारे ऑडियो वीडियो को शेयर करें, थोड़ी देर उसमें संवाद करें। संवाद करने के बाद जो है उन्हें जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और उनको बताएं कि बीच बीच में उसके ऑडियो वीडियो को वो सुने। यह प्रक्रिया उनको रिचार्ज करने की है, जिससे उनकी बैटरी रिचार्ज होती रहेगी। फिर उन्हें अपनी प्रोफाइल की आईडी जो आपके ऐप के नीचे दाहिनी तरफ है, उसको कॉपी लिंक करके उसको शेयर करिए, और उससे उनको जुड़वाइए। इसके बाद जो उनको संकल्प दिलाइए, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय ध्वज सामने रख लीजिए,
अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घर घर में तिरंगा पहुंचा दिया है, तो सब लोग अपना तिरंगा साथ में लेके आएँ और तिरंगा के अपना दाहिना हाथ जो है तिरंगा के ऊपर की तरफ करके उसको उठाकर और इस तरीके से संकल्प लें कि मैं भारत माता की व अपने राष्ट्रीय ध्वज की शपथ लेता हूँ, संकल्प करता हूँ कि मैं जो है अपने देश को अपराध मुक्त बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, कर मुक्त बनाऊंगा, पेपर करेंसी मुक्त बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और निरोगी व समृद्ध भी बनाऊंगा। यह काम मैं चंद्रगुप्त बन के करूँगा और इसके लिए मैं अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा और जोड़ते समय यह ध्यान रखूंगा कि जैसे ही हमें ये एहसास होगा कि पत्थर एक या पत्थर दो हैं, तो हम अपनी एनर्जी को बचाते हुए उनसे कहें कि मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, उनसे ज़्यादा वार्तालाप करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें कन्विंस करना आप अपनी एनर्जी का क्षय कर रहे हैं, एनर्जी को आप व्यय कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये स्वार्थी लोग, खुदगर्ज लोग, ये अपने लाभ के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, लिहाजा इन पत्थरों से किनारा करिए। तो जैसे ही आप महसूस करते हैं कि पत्थर एक या पत्थर दो है, तो उस पर एनर्जी खर्च मत करिए और अपने ही परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, सर्कल के लोगों को, पड़ोसी गांव के लोगों को, पड़ोसी कस्बों को, शहरों को, और हम तो कह रहे हैं एनआरआई में जो भी लोग हैं हमारे भारतीय, उनको जो आपके प्रभाव सर्कल में आते हैं उनको जोड़िए और उनसे भी अनुरोध करिए कि वो अपने प्रभाव के लोग, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, उनको जोड़ें। हम इस संयुक्त ऊर्जा से इस देश को जो है परिवर्तित कर देंगे और आज जो षड्यंत्रकारी राज सत्ता व्यवस्था है इसे हम पराजित कर पाएंगे, और वो भी बिना खर्च के, मात्र संकल्प शक्ति के आधार पर। अब मैं आपको थोड़ा सा रेखागणित समझाता हूँ, जो सामान्यतः मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि मैंने आज यह चालू किया व्रत को, 9 दिन के व्रत को, और आज हमने पहली बार 10 लोगों से बात करके, उन्हें ऊर्जाकृत करके, उन्हें संकल्पित करके, उन्हें शपथ दिलाकर राष्ट्रीय ध्वज के सामने यदि हमने उनको जोड़ा है, तो आज हम 10 हो जाएंगे। चूँकि वो सभी संकल्पित हैं, तो सरल कठिन काम नहीं है। वो अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने सर्कल से जुड़े हुए लोगों को जो पत्थर नहीं हैं, उन्हें आसानी से 10 लोगों को जोड़ पाएंगे। तो दूसरे दिन 10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या 100 होगी। तीसरे दिन यह संख्या बढ़ के 1000 होगी, चौथे दिन यह संख्या बढ़ के 10,000 होगी, पाँचवें दिन यह संख्या बढ़कर 1 लाख होगी, छठवें दिन जो है नया संख्या बढ़ के 10 लाख होगी, सातवें दिन 1 करोड़ होगी, आठवें दिन 10 करोड़ होगी और 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। 100 करोड़ एक बड़ा नंबर दिखता है, आपको कौतूहल होता होगा कि बड़ा तीर मारा है। मैं आपको बताता चाहता हूँ कि हमारे चंद्रगुप्तों ने कोई तीर नहीं मारा है। मैथिली शरण गुप्त जिसने इसको शुरू किया है, वो 9 दिन में मात्र 90 लोगों को जोड़ेगा। जो लोग मैथिली शरण गुप्त ने जोड़े हैं वो अधिकतम 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ेंगे, और जो 8वें दिन जुड़ रहा है वो 9वें दिन मात्र 10 लोगों को जोड़ रहा है। तो क्या हमारे मित्रों, हमारे परिवार के सदस्यों, हमारे रिश्तेदारों, हमारे ढेर सारे सर्कल्स और इतने सारों का जुड़ाव है पत्थरों को छोड़कर, क्या हम 25, 30, 40 लोगों को भी नहीं जोड़ सकते हैं? स्पेशली जब हम दरिद्रों में, दरिद्र नारायणों में, युवाओं में और वरिष्ठ नागरिकों में वो चीज़ ऊर्जा खोजेंगे, और उसमें उनका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उनका समय जो है इस देश के निर्माण में लगेगा। वो कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, कोई कंडोट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बावजूद भी यह शक्ति 9 दिन के व्रत से हम जो है 100 करोड़ होंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग गर्जना करते हुए, थाली बजाकर, शंखनाद करते हुए, दीपक जलाकर, अंधकार दूर करते हुए, जब जो है वो अपनी संकल्प शक्ति से अपने चंद्रगुप्तों को, जिनके सबसे अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट्स होंगे, उन्हें
जिताने का संकल्प लेंगे तो ये छदम सोच के, छदम जो है ना रणनीति के, और एक निष्क्रिय दुराचारी, जिनका पोशाक को छोड़ के बाकी हर चीज़ काली है, जिनका ध्येय काला काला, जिनकी सोच काली, जिनकी शिक्षा काली, जिनकी नीयत काली, और ऊपर से अपराधी हैं, ऐसे अपराध जो छदम तरीके से जीतते हैं, इनकी छदम नीतियां जो है संकल्प के सामने नहीं टिक पाएंगी। तो मैं अपने सभी मित्रों से, अभी सभी दोस्तों से, सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि विलम्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके जेब का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, जब आप किसी नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, जब आपकी कोई जोखिम नहीं है, आपको कोई धरना जुलूस नहीं करना है, फिर आप क्यों सोच रहे हैं? यदि आप इसके बावजूद भी आप सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। यदि इसके बावजूद भी आप सोचते हैं तो आप बेहद ही खुदगर्ज और स्वार्थी व्यक्ति हैं। यदि इसके बाद भी आप सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप में वो ऊर्जा और एनर्जी नहीं है, आप पत्थर 1 या पत्थर 2 की कैटेगरी में हैं। और मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि पत्थर 1 और पत्थर 2 से परहेज किया जाए। आओ, मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि हम जो है अपनी शक्ति से, अपने संकल्प से, बिना खर्च किए इस गुलामियत की व्यवस्था से, इस षड्यंत्रकारी राजसत्ता से इनके लोगों को न केवल पराजित करेंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। आओ हम संकल्प ऊर्जा से यह संभव कर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।